नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 15 नीलकंठ का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसके आपको 2 भाग पढ़ा दिए थे और दोनों भागों में हमने आपको समझा दिया था कि यह जो पाठ है एक मोर के बच्चे पर आधारित है। 2 मोर के बच्चे होते हैं जिसमें से एक का नाम राधा होता है और एक का नाम होता है नीलकंठ। और इससे पहला जो भाग हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था कि नीलकंठ कितना समझदार मोर है। वह सभी पक्षियों की बहुत देखभाल करता है, उन्हें अनुशासन सिखाता है और उनका संरक्षक बनकर भी कार्य करता है। और किस प्रकार से उसने एक खरगोश के बच्चे की जान एक विषधर सांप से की थी और उस सांप को नीलकंठ ने 2 खंडों में विभाजित भी कर दिया था। तो यह देखकर लेखिका का मन बहुत प्रसन्न हो गया था। ये हमने इससे पहले की वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था। तो चलिए बच्चों, इससे आगे का भाग हम शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक रीडिंग भी करेंगे और इस पाठ को अच्छे से समझेंगे भी। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों की उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि नीलकंठ यानी कि जो मोर है और मोरनी है, उनकी प्रिय जो ऋतु थी वो वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु में वह अपने पंखों को फैलाकर नृत्य किया करते थे। उनकी वर्षा की बूंदें जो मंद मंद उनके पंखों पर पड़ती थी, मानो ऐसा लगता था जैसे विश्व भर की प्रसन्नता उनके मन में से फूट रही हो। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता था। फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ जाता। यानी कि जितनी अधिक वर्षा होती थी, जितनी अधिक आसमान में बिजली चमकती थी, उतना ही वह तेज नृत्य करने लगता था और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाहें पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते थे। तो इसमें दोनों मोरों के बारे में आपको बताया गया है कि एक मोर है और एक मोरनी है। आपस में क्या करते हैं वो, जब वर्षा आती है तो आपस में दोनों मिलकर नृत्य करते हैं और एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया था। तो एक दिन क्या है, लेखिका किसी कार्य से नखास कोने से निकल जाती हैं और बड़े मियाँ पहले की तरह सामान कार को रोक लिया, यानी कि पहले की तरह उन्होंने सामान कार में रख दिया था। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी को सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को एक ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। यह बड़े मियाँ को देखकर सोचती हैं लेखिका
कि इस बार मैं किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखने वाली, क्योंकि मेरे पास बहुत से पक्षी हैं जिनकी मैं देख रेख कर कर अब ऊब चुकी हूँ। अब मुझे किसी पिंजड़े की तरफ नहीं देखना है, मुझे कोई भी पक्षी खरीद कर अपने घर पर नहीं लाना है। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। तो एक मोरनी है जो बड़े मियाँ के पैरों में पड़ी है, जो पैरों से ठीक प्रकार से चल नहीं सकती है। लेखिका लाख मना कर रही है कि मुझे किसी भी पक्षी पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है, लेकिन ना चाहते हुए भी वह उस मोरनी को एक टुक देख रही हैं और उसके दर्द को महसूस कर रही हैं। बड़े मियाँ के भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कम वक्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हल कर दिया। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आपने आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कह दूं? तो यहाँ पर जो बड़े मियाँ हैं वो लेखिका को कह रहे हैं कि देखो कितना बेदर्दी चिड़ी मार था जिसने इसकी इस तरह की हालत कर दी, और अगर वह मेरे सामने आता तो आज मैं उसका हाल बुरा कर देता। और अब मैं आपको भी इस मोरनी को ले जाने के लिए कैसे बोल सकता हूँ। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह खूब जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। तो देखिए यहाँ पर जो बीमार मोरनी है, जो अधमरी हालत में उन्हें मिली थी, वो उन्हें घर ले आई हैं और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उस मोरनी को लेखिका ने ठीक भी कर दिया है। वो ठीक से तो नहीं चल पाती है, लेकिन जैसे भी वो चल पाती है उसी अनुरूप चलकर वह लेखिका के पास तक आती है। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, पर अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती है। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। आप देखते हैं ना, मोर के ऊपर कलगी लगी होती है, तो वो कुब्जा ने तोड़ डाली है, पंख नोच डाले हैं। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दी, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर टोच जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। तो उसने क्या किया, कुब्जा ने जो राधा के 2 अंडे थे उन्हें अपने पैरों से तोड़ डाला, उन्हें कुचल डाला। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा। तो यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि नीलकंठ किस तरह से कुब्जा से छिपा फिरता था, डरे फिरता था। वह उसके समीप नहीं आना चाहता था, ना उसके साथ मित्रता करना चाहता था, और डरकर वह एक बार पेड़ की शाखा पर बैठ जाता है। तो लेखिका वहीं जाकर उसे पुचकार कर उसे स्नेह के साथ अपने साथ वापस ले आती है। मेरे दाना देने जाने पर
वह सदा की भांति पंखों में मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी वह उसके न उठने पर संदेह हुआ। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसी मुद्रा में लेखिका ने नीलकंठ को देखा जिस मुद्रा में वह बैठकर खरगोश के बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया करता था। वास्तव में नीलकंठ मर गया था, क्योंकि उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। ना उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। तो उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, ना ही कोई चोट का निशान था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि नीलकंठ आखिर मर कैसे सकता है। मैं अपने शोल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबता होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। तो लेखिका बताती हैं कि जब वे उसे लेकर गंगा में प्रवाहित करने के लिए गई थी, तो उसके पंख फैलकर ऐसे लग रहे थे जैसे एक प्रतिबिंब की भांति। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, यानी कि अधमरी सी वह राधा हो गई। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। तो देखिए यहाँ पर कुब्जा भी परेशान है नीलकंठ को ना देखकर, और यहाँ पर राधा भी परेशान है। दोनों बहुत परेशान हैं कि आखिर नीलकंठ गया तो गया कहाँ। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती, अल्सेशियन कुत्ती का नाम है कजली, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया, यानी कि जो अल्सेशियन नाम की कुतिया है उस पर भी क्या किया, कुब्जा ने अपनी चोंच से प्रहार कर दिया। कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कहल, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षियों की प्रकृति की महत्वता का, भिन्नता का अनुभव कराया है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दोगली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीरतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो अब भी वह नीलकंठ को नहीं भूल पाई है और अब भी राधा निरंतर नीलकंठ का द्वार पर ही प्रतीक्षा करती रहती है। तो देखिए बच्चों, आज हमारा यह पाठ का भाग यहीं समाप्त होता है, यह पाठ भी हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इससे अगला पाठ आपको पढ़ाएंगे, और तब तक आपको इस पाठ को अच्छे से रीडिंग करनी है, समझना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है बच्चों। धन्यवाद।